नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी जीबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 1 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है। तो अगर बात की जाए गिरी नदी की तो ये किस पहाड़ी से निकलती है, तो ये कुफड़ पहाड़ी से निकलती है। अगर बात की जाए गिरी नदी की तो ये कुफड़ चोटी से निकलती है। इस बात को आपने याद रखना चाहिए। कुफड़ चोटी कहाँ पर है, तो कुफड़ चोटी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो सिरमौर जिले को दो भागों में ट्रांसगिरी और सिसगिरी में बांटती है। तो सिरमौर जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी गिरी नदी है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए गिरी नदी की, गिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो गिरी नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये रामपुर घाट, सिरमौर जिले में एक जगह है रामपुर घाट, वहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाते हैं। अगर आप भी जीबीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो जहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। अच्छा, अगर बात करें यमुना की, अभी हमने गिरी के बारे में देखा, यमुना के बारे में देखते हैं। अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। 5 नदियों में जो मुख्य नदियाँ हिमाचल में बहती है। यमुना की बात करें तो यमुना हिमाचल प्रदेश में खोदर माजरी एक जगह है, खोदर माजरी वहाँ पर एंटर करती है और ताजीवाला नामक स्थान में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में चले जाते हैं। तो खोदर माजरी में एंटर करती है और ताजीवाला नामक स्थान को छोड़कर हरियाणा में चले जाते हैं। अगर यमुना की बात करें तो यमुना मात्र और मात्र हिमाचल में 22 किलोमीटर बहती है। अच्छा, गिरी यमुना की सहायक, गिरी के अलावा आपका टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस भी किसकी सहायक है, तो टॉस भी जो है वो यमुना की सहायक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है यमुना की। अच्छा, एक और नदी है बाटा। अगर बाटा की बात करें तो बाटा भी जो है वो सहायक है और यमुना की सहायक है। इसके अलावा एक जलाल है, जलाल भी जो है यमुना की ही सहायक नदी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर गिरी की बात करें तो गिरी की एक सहायक नदी है असनी। एक बार क्वेश्चन में पेपर आया था कि असनी किसकी सहायक नदी है पेपर में, तो असनी की बात करें तो असनी जो है वो किसकी सहायक है, असनी जो है वो सहायक है गिरी नदी की। और अगर बात करें पब्बर की तो पब्बर जो है वो टॉस की सहायक है और टॉस जो है वो यमुना की सहायक है। इस बात को आपने याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए, इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप इस सीरीज को पूरा देखें। अच्छा, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है। अगर बात करें पद्म संभव की तो पद्म संभव जी का जो नाम है वो हिमाचल की किस झील से जुड़ा हुआ है, तो इनका नाम जो है हिमाचल प्रदेश की रिवाल्जर झील से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पद्म संभव की जो आत्मा का वास है वो हिमाचल प्रदेश की किस झील के साथ है, तो आपने याद रखना है ये है आपका कौन सी झील है, रिवाल्सर झील है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपकी रिवाल्सर झील कहाँ पर है। तो अगर बात की जाए रिवाल्सर झील की तो रिवाल्सर झील जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। अच्छा, मंडी में कौन कौन सी झीलें हैं, तो मंडी में आपकी पराशर झील, पराशर झील कहाँ पे है, तो पराशर भी आपकी मंडी में है। इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है, पराशर झील मंडी की। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए पंडोह झील कहाँ पे है, तो पंडोह झील भी मंडी में और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील। अगर क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है, तो पंडोह झील है। ये 14 किलोमीटर दूरी बनाती है। अच्छा, बात करें सुक्सर, सुक्सर झील आपकी ये भी मंडी में है। मंडी, इसके अलावा मंडी में आपकी कलासर झील है। कलासर के अलावा कुंतब्योग, बहुत बार पूछा गया है कि कुंतब्योग झील कहाँ पर है, तो कुंतब्योग झील मंडी में है। मंडी में ही एक और झील है कुम्हारवा, बहुत इंपॉर्टेंट झील है कुम्हारवा। तो ये सारी की सारी झीलें मंडी की आपको याद रखना। अब ऑप्शन में दिया है खजियार। अच्छा, खजियार की बात करें तो सिर्फ खजियार झील कहाँ पर है, तो खजियार झील हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले में स्थित है। और खजियार की बात करें तो ये इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। अच्छा, इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा कब दिया गया है, तो इसको 7 जुलाई 1992, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7 जुलाई 1992 को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा वी पी ब्लेजर, तो याद रखना बिली पी ब्लेजर के द्वारा इसको छोटा स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है। ये भी सारी की सारी बातें मोस्ट, देखिए चंबा में बहुत सारी झीलें हैं लेकिन चंबा की सारी झीलों की हम बात नहीं करने वाले हैं। और अगर चंबा की बात करें तो चंबा में घड़ासरू झील है, पढ़ ही लेते हैं चंबा की झीलें। घड़ासरू झील चंबा में है, लामा डल झील चंबा में है,
मणिमहेश झील चंबा में है, आपकी चमेरा झील चंबा में है, महाकाली झील चंबा में है, आपकी चंद्रगुप्ताल झील चंबा में है। तो ये सारी की सारी झीलें चंबा जिले में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहना कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है। अगर बात की जाए मोहना की, तो मोहना जो है वो बिलासपुर का प्रसिद्ध लोकगीत है। मोहना के अलावा बिलासपुर में गंबरी एक लोकगीत है, ये गाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गंबरी कहाँ का है, तो गंबरी भी आपके बिलासपुर का है। गंबरी के अलावा झंझुटी, झुंझुटी, इसको झुंझुटी भी बोला जाता है, झुंझुटी, तो झुंझुटी भी आपके बिलासपुर का है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए कुल्लू की, कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में आपका लामण लोकगीत कहाँ पे होता है, तो कुल्लू में लामण गाया जाता है। एक भोरू गाया जाता है, तो भोरू भी कुल्लू में गाया जाता है। इसके अलावा किन्नौर में, तो किन्नौर में एक ही गाया जाता है जिसका नाम है टिप्सी बाठणे। तो टिप्सी बाठणे ये कहाँ का लोकगीत है, तो टिप्सी बाठणे जो है वो किन्नौर का एक लोकगीत है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मंडी के बहुत बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। अगर मंडी की बात करें तो मंडी में है निर्मंडा रिये बामणी है, मनी रामा पटवारिया। तो याद रखना है निर्मंडा रिये बामणी है, मनी रामा पटवारिया, न मान्या वो हंसा, ये कहाँ की है। ये सारे के सारे जो है वो मंडी के लोकगीत है। तो सारे के सारे लोकगीत आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राचीन काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था। तो अगर बात की जाए कांगड़ा की, तो प्राचीन काल में जो कांगड़ा को है वो नगरकोट के नाम से जाना जाता था। इस बात को आपने याद रखना, कांगड़ा को नगरकोट के नाम से जाना जाता था। इसको कहीं ना कहीं त्रिगत भी कहा जाता था। तो त्रिगत होगा या नगरकोट होगा, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि बैजनाथ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता। तो अगर बैजनाथ की बात करें तो बैजनाथ को किरग्राम के नाम से जाना जाता था। अच्छा, जो ये नगरकोट है या त्रिगत है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना शू शर्मा चंद्र, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछी गई है कि शू शर्मा चंद्र कौन थे, तो शू शर्मा चंद्र के द्वारा कांगड़ा की जो नगरकोट जो था उसकी स्थापना की गई है। अच्छा, नूरपुर का पुराना नाम क्या है, तो नूरपुर का पुराना नाम है धमेरी, और इसका नाम जो है वो कांगड़ा के राजा, धमेरी के राजा जगत सिंह ने नूरजहाँ के सम्मान में चेंज किया था। तो नूरपुर रियासत के राजा जगत सिंह ने जो है वो धमेरी का नाम बदल के नूरपुर रखा था। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है कि सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है, तो सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़, और सुंदरनगर या बनेड़ की जो स्थापना है वो गरुड़ सेन ने की। किसने की है, गरुड़ सेन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जुब्बल का पुराना नाम क्या है, तो जुब्बल का पुराना नाम है देवरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जुब्बल का पुराना नाम क्या है, तो देवरा है। अच्छा, बात की जाए आपकी नालागढ़ की, तो नालागढ़ का पुराना नाम है हिंडूर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऊना का जो पुराना नाम है वो है जसवां दून। तो ये पुराने नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ इस मैराथन में, ये भी आपको सारे के सारे याद रखने हैं क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए प्रश्नों की, तो यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो एंट्रांस में पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है राज्य पक्षी, हिमाचल का स्टेट बर्ड क्या है, तो स्टेट बर्ड है जजुराना। तो जजुराना जो है, जिसको आप पश्चिमी ट्रैगोपॉन भी कहते हैं, ये हिमाचल का राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है। और अगर राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ जो है हिमाचल का, जिसको पैंथर यूनिस आप कहे कि राजकीय पशु है। और अगर बात की जाए राजकीय वृक्ष की, तो है देवदार है, इसको सेंड्रस देवदारा भी अंग्रेजी में कहा जाता है, सेंड्रस देवदारा। अच्छा, राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प है बुरास। और अगर हिमाचल दिवस की बात करें तो सबको पता है 15 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की और राजकीय खेल भी आपको जरूर याद रखना है। राजकीय खेल है वॉलीबॉल, तो याद रखना है राजकीय खेल वॉलीबॉल है। राजकीय पुष्प बुरास है। राजकीय वृक्ष देवदार सिडार है। और अगर राजकीय पशु की बात करें तो हिमतेंदुआ है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो जजुराना है। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था। अगर बात की जाए मंडी के विक्टोरिया ब्रिज की, तो इसको 1877 के आसपास बनाया गया था। अच्छा, मंडी का जो विक्टोरिया ब्रिज है वो किसने बनाया, तो मंडी का जो विक्टोरिया ब्रिज है वो मंडी के राजा विजय सेन
विजय सेन ने बनवाया था। अच्छा, अगर विजय सेन की बात करें तो इन्होंने ही दिल्ली दरबार में भी 1877 में भाग लिया था, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंडी रियासत है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मंडी रियासत की जो स्थापना है वो बाहू सेन, किसने की थी? बाहू सेन के द्वारा मंडी रियासत की जो है वो स्थापना की जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मंडी शहर की स्थापना किसने की? तो मंडी शहर की स्थापना 1526-27 के आसपास अजबर सेन, किसने की थी? अजबर सेन। तो ये मंडी के राजा अजबर सेन के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मंडी के राजा अजबर सेन की बात करें तो इनके द्वारा मंडी शहर की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा ही जो है वो मंडी में जो है वो शिवरात्रि मेले को शुरू करवाया गया था। देखिए, मंडी में एक भूतनाथ मंदिर है और इस भूतनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो भी मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा करवाया गया था। ये सारी की सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मंडी को अपने शहर की जो राजधानी बनाया था वो भी अजबर सेन ने बनाया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मंडी के उस समय कौन राजा थे जब मंडी में गुरु गोविंद सिंह जी आए थे? तो जब मंडी गुरु गोविंद सिंह जी आए थे तो मंडी के राजा उस समय थे राजा सिद्धसेन। ये क्वेश्चन आपको एंट्रांस में देखने को मिल सकता है। तो सिद्धसेन उस समय मंडी के राजा थे जब वो मंडी आए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अगर बात करें मंडी के राजा सिद्धसेन की तो इन्होंने मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर और सिद्ध गणेश मंदिर बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि 10 मई 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो अगर बात करें 10 मई 1857 को जो विद्रोह होता है वो कहाँ से होता है? तो ये मेरठ से होता है। अच्छा, शुरुआत कब होती है? तो ये भी आपको याद रखना है, 10 मई को इसकी शुरुआत होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि जब 10 मई 1857 को विद्रोह होता है तो ये मेरठ से जो है वो होता है। अच्छा, सबसे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनको जो है यहाँ पर जो है फांसी की सज़ा हुई थी वो थे मंगल पांडे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे कौन सी बटालियन से थे? तो ये 34वीं बंगाल नेटिव, तो याद रखना 34वीं बटालियन से थे ये बंगाल की। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको यहाँ से जो है वो सबसे पहले फांसी की सज़ा हुई थी। और अगर बात करें इस क्रांति की तो इस क्रांति में जो है वो बहुत सारे नेताओं ने जो है वो नेतृत्व किया था। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो है वो भारत के जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत की गवर्नर जनरल थे और यही लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय भी 1858 में बनते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि झांसी से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अगर बात की जाए आपकी बहादुर शाह जफर की, तो बहादुर शाह जफर ने जो नेतृत्व किया था वो किया था दिल्ली से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके कानपुर से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहेब। किसने किया था? नाना साहेब ने। और अगर बात की जाए आपकी वीर कुंवर सिंह की, तो इन्होंने किया था जगदीशपुर से। और खान बहादुर खान ने जो नेतृत्व किया था वो किया था बरेली से। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1857 की जो क्रांति होती है इसमें इसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह था रोटी व कमल, रोटी व कमल। तो रोटी व कमल जो है वो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था, इस बात को आपने याद रखना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की? तो अगर बात की जाए कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की तो ये था लाहौर अधिवेशन। अच्छा, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। आप ये बताइए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी जाती है। अच्छा, कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अगर बात करूं तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी? तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में 1931
1957 को रखी थी। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ये टॉपिक आपको काम आने वाला है। अच्छा, अगर बात करें इस अधिवेशन की, जो कराची अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। अच्छा, बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना की A.O. ह्यूम ने। किसने की? A.O. ह्यूम ने। ये बात आपको याद रखनी, ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो स्थापना कब की? तो बोलेंगे 28 दिसंबर 1885। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्थापना कहाँ पे की? तो कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जब कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की तो भारत का वायसरॉय उस समय कौन था? तो भारत का वायसरॉय था उस समय लॉर्ड डफरिन। याद रखना है, अंग्रेज लॉर्ड डफर थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो उस समय वायसरॉय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, अगर बात करें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की, तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगर बात करें पहले मुस्लिम अध्यक्ष की, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर पहले अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। तो सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी होता है। तो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, कांग्रेस के क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1924 में जो 40वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। और अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी जो है वो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन इसको कहते थे, बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। देखिए, ये जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए, जितनी ज़्यादा चीज़ें माइंड में बिठाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अगर बात की जाए मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी। अच्छा, एग्जैक्ट बोलो सर कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906। तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान। तो दो भाई थे, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। इनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे की जाती है? ढाका। अच्छा, ढाका कहाँ की कैपिटल है? तो ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। और अगर बात करें ढाका की, तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी तो है ही है, ये तो आपको क्लियर है चीज़ें। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष, तो इनका नाम था उल मुश्ताक हुसैन। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़े औद्योगिक शहर की, तो वो कौन सा है? तो हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर सोलन है। आपको पता है परमाणु है, बद्दी है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है हिमाचल प्रदेश का सोलन। आपको ये पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि औद्योगिक शहर तो आपका सोलन है, लेकिन आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसको हिमाचल की वाराणसी के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल की वाराणसी जो कहा जाता है वो मंडी को कहा जाता है। हिमाचल की छोटी काशी जो है वो किसके कहा जाता है? तो मंडी को ही छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि मिनी स्विट्ज़रलैंड, तो मैं मिनी स्विट्ज़रलैंड आपको बता चुका हूँ, खजियार को जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है लैंड ऑफ स्लीपिंग वुमेन। तो लैंड ऑफ स्लीपिंग वुमेन जो है वो किसको कहा जाता है? मतलब कि सोई हुई स्त्री की तरह जो झील हिमाचल प्रदेश की है वो है रेणुका झील। तो रेणुका झील जो है वो सोई हुई
स्त्री की तरह, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा गुलमर्ग ऑफ हिमाचल किसको कहते हैं? तो गुलमर्ग ऑफ हिमाचल कुफरी को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो कुफरी को गुलमर्ग ऑफ हिमाचल कहते हैं। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को याद रखोगे उतने बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें आपके माइंड में बैठने वाली है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रखें। क्वेश्चन 2 और पूछे जाते हैं, एंट्रांस में बहुत बार पूछे गए कि एलोरा ऑफ द हिमाचल किसको कहा जाता है? तो एलोरा ऑफ हिमाचल जो है वो मसरूर रॉकेट टेम्पल, मसरूर रॉकेट टेम्पल को एलोरा ऑफ हिमाचल कहते हैं। और अगर अजंता ऑफ हिमाचल की बात करें तो वो ताबो मठ को कहा जाता है। तो दोनों बातें याद रखना है, एलोरा ऑफ हिमाचल जो है वो मसरूर रॉकेट टेम्पल को कहते हैं और अजंता ऑफ हिमाचल जो है वो ताबो मठ को कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व पहले हिमाचली कौन थे? तो अगर बात की जाए परमवीर चक्र हासिल करने वाले जो पहले भारतीय और पहले हिमाचली जिनको मरणोपरांत मिला था, तो इनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। इस बात को आपने याद रखना। और ये हिमाचल के ही नहीं, मतलब पूरे भारत के पहले व्यक्ति थे, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको पहले ऐसे वीर सैनिक थे जिनको परमवीर चक्र, जो कि भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा कितने हिमाचलियों को जो है परमवीर चक्र मिला है? तो 4 हिमाचलियों को परमवीर चक्र मिल चुका है। अब 4 हिमाचली कौन कौन से थे? सर, मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले मिला। इसके बाद जो मिलता है वो मिलता है मेजर धन सिंह थापा। इनके द्वारा जो इंडो चाइना वॉर होती है, भारत और चाइना के बीच जो वॉर होती है, उसमें जो है वो शौर्य और वीरता का वो दिखाया गया था मेजर धन सिंह थापा, इसीलिए इनको भी जो है परमवीर चक्र मिला। ये भी हिमाचल से संबंध रखते हैं। अच्छा, एक नाम और है यहाँ पे, कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में जो है वो शौर्य और वीरता का यहाँ पे दिखाया था, इसीलिए इनको भी परमवीर चक्र मिला था। और इसके अलावा है राइफल मैन संजय कुमार। तो राइफल मैन जो संजय कुमार है, इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली। तो 4 हिमाचलियों को परमवीर पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों को याद रखोगे उतने बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ें याद आने वाली है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की? तो भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में और डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जो अभी, क्योंकि हमारे पास समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने, इसीलिए मैं इस बार जो है मैंने थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन थोड़ा सा कम बता रहा हूँ। मैं उतना डिटेल में, जितनी मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, पिछली जो मेरी वीडियोज़ है वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया, लेकिन यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा डिटेल में तो बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ। इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, भारत सरकार ने नीति आयोग की जो स्थापना है वो योजना आयोग के स्थान पर की। योजना आयोग कब बनाया गया था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो योजना आयोग की अगर बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। और इसके जो प्रमुख होते थे, इसके जो हेड होते थे, वो प्रधानमंत्री होते थे। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। अच्छा, नीति आयोग के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो नीति आयोग के प्रमुख भी प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वही वर्तमान में नीति आयोग के प्रमुख है। अच्छा, बात की गई नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो है के सुमन बैरी। तो के सुमन बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। अच्छा, अगर बात की जाए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि आप ये बताइए कि जो नीति आयोग है इसके सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो है वी सुब्रमण्यम। तो वी सुब्रमण्यम नीति आयोग की सीईओ है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मतलब परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है और ऑप्शन में वित्त आयोग दिया है। तो वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर 280 बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉ कमीशन के बारे में आर्टिकल 300 का 1 बात करता है, 300 का 1। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोले 42वां जो संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन
ये कब हुआ था? तो जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में मिलाया गया था। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए जो हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो है वो 3 नए शब्द जो है वो इसी संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 76 के तहत जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़े जाते हैं। अच्छा, एक है 44वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये कब हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और इसके तहत एक मौलिक अधिकार तो जो था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार बनाया और 300 के एक में डाला गया। अब आप बोलेंगे जो संविधान संशोधन है वो कौन कर सकता है? तो संविधान जो संशोधन है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो आर्टिकल नंबर 368, अनुच्छेद नंबर 368 जो है वो संविधान में संशोधन की बात करता है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा परीक्षाओं को बेहतरीन तरीके से, बेहतर से बेहतरीन तरीके से याद रखोगे, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपको काम आने वाली है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो कालका शिमला रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रेलवे सुरंग है। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो सबसे लंबी सुरंग है वो है बड़ोग सुरंग। अगर बात की जाए बड़ोग सुरंग की, तो ये जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1143 मीटर। ये किस जिले में पड़ती है? एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बड़ोग सुरंग जो है वो सोलन जिले में। जो एक कालका शिमला रेलवे लाइन है, यहाँ पर टोटल टनल्स कितनी है, टोटल सुरंगें कितनी है? तो पहले 103 होती थी। अब 103 का आइडिया आपने कैसे लगाया? शिमला में एक 103 नामक जगह भी है, तो उससे पता चल जाता है। तो इस रेलवे लाइन में टोटल 103 सुरंगें थी, लेकिन वर्तमान में एक टनल टूट गई है तो 102 सुरंगें अब रह गई है। कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन कब हुआ? तो कालका शिमला रेलवे लाइन का जो इनॉग्रेशन हुई थी 9 नवंबर 1903 को हुई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसकी लंबाई कितनी है? तो कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई 96.5 किलोमीटर है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि आप ये बताइए कि कालका शिमला रेलवे लाइन को जो है वो कब यूनेस्को साइड में डाला गया था? तो इसको यूनेस्को साइड में जो डाला गया था वो 3 जुलाई 2008 को डाला गया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है? तो अगर बात की जाए नैना देवी मंदिर की, तो ये बिलासपुर जिले में अवस्थित है। अच्छा, जहाँ पर नैना देवी मंदिर है वहाँ पर नैना देवी माता का मेला भी लगता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आप इन बातों को बेहतरीन तरीके से अपने माइंड में बिठाइए, यहाँ से आपके बहुत सारे नंबर बनने वाले हैं। और अगर बात करें नैना देवी मंदिर की, तो नैना देवी मंदिर को जो है वो बिलासपुर के राजा भीरचंद के द्वारा बनाया गया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर बिलासपुर में और भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर के अलावा और कौन से फेमस मंदिर है उनकी बात करते हैं, क्योंकि मैराथन चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बताए जा रहे हैं। हमीरपुर की बात करते हैं। हमीरपुर में है बाबा बालकनाथ का मंदिर, जिसको आप द्योतसिद्ध मंदिर भी कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है, बाबा बालकनाथ का द्योतसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमीरपुर के चकमों में है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गौरी शंकर मंदिर हिमाचल में कहाँ पर है? तो गौरी शंकर मंदिर हो गया, मुरली मनोहर मंदिर हो गया और नर्मदेश्वर मंदिर हो गया। ये सारे के सारे आपके हमीरपुर में है। इसके अलावा आपके ये तो हमीरपुर में है। कांगड़ा में कौन कौन से मंदिर है? कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आपके बहुत सारे मंदिर है। देखो, कांगड़ा में आपका चामुंडा देवी मंदिर है, कांगड़ा में आपका ज्वालामुखी मंदिर है, मसरूर रॉकेट मंदिर आपके कांगड़ा में, जिनको हिमाचल का एलोरा कहा जाता है, बैजनाथ मंदिर आपके कांगड़ा में है, ब्रजेश्वरी मंदिर आपके कांगड़ा में है, आपके भद्रकाली मंदिर आपके कांगड़ा में है। तो सारे के सारे कांगड़ा में। ऊना की बात करें सर, ऊना में कौन कौन से है? तो ऊना की बात करें तो ऊना में भी बहुत फेमस मंदिर है। ऊना में आपके बाबा बड़बाग सिंह जी का गुरुद्वारा है। यहाँ पर जो है शिव बाड़ी है। चिंतपूर्णी मंदिर ऊना में है। ये सारे के सारे मंदिर ऊना में है, तो ऊना की भी आपको ज़रूर याद रखना है।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त की, तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त है एनसी मेहता। अच्छा, एनसी मेहता हिमाचल के पहले मुख्य आयुक्त है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले उप मुख्य आयुक्त कौन है। तो पहले उप मुख्य आयुक्त है ईपी मून, ई पेडरल मून, और एनसी मेहता क्या है, पहले चीफ कमिश्नर है। और पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन है, ईपी मून है। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि पहले चीफ सेक्रेटरी, तो पहले चीफ सेक्रेटरी आपके केएल मेहता है। और अगर बात की जाए पहले राज्यपाल की हिमाचल प्रदेश के, तो पहले राज्यपाल है एस चक्रवर्ती। और विधानसभा के जो पहले स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश के, वो है पंडित जयवंत राम। ये भी आपको याद रखना है। पहले मुख्यमंत्री सबको आता है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला विधानसभा स्पीकर, तो इनका नाम है विद्या स्टोक्स। तो ये भी आपको याद रखना है, विद्या स्टोक्स पहली महिला विधानसभा स्पीकर है। अच्छा, पहली हाईकोर्ट की पहली महिला जज, तो हाईकोर्ट की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश है वो लीला सेठ है। और हाईकोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश है वो है मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, या शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एमएच बेग। तो सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जितनी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताई जा रही है वो आपके लिए काम आने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने माइंड में बिठाएंगे तो ये मैराथन आपके लिए काम आने वाली है। अगर आप चीज़ों को अपने माइंड में नहीं बिठा रहे हो तो फिर इस मैराथन का देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इन सभी चीज़ों को आपको अपने माइंड में बेहतर से बेहतरीन तरीके से बिठाना होगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी ऐसी तरंग है, ऐसी परत है जो कि रेडियो तरंग को परावर्तित होने से संबंधित है। अच्छा, इसके परिणाम स्वरूप रेडियो संचारण वहाँ पे होता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स द रिजल्टिंग इन रेडियो कम्युनिकेशन, तो है भाई आयन मंडल। आयनोस्फीयर में जो है वो रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें होती है। तो हमारे वायुमंडल में 5 परतें। सबसे नीचे जो परत होती है वो होती है शोमंडल। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो निचली परत है आपकी ट्रोपोस्फियर। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है। तो दूसरी परत है समताप मंडल। तीसरी परत है आपकी मध्यमंडल। चौथी है आयन मंडल। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो सबसे बाहरी परत है एक्सोस्फीयर, बाह्यमंडल। इसको बहिर्मंडल भी और बाह्यमंडल भी दोनों कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला स्टूडेंट क्वेश्चन और क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जितनी भी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं वो हमारे वायुमंडल के किस मंडल में होती है। तो वो होती है शो मंडल में। चाहे आंधी आ रहा है, बादल बन रहे हैं, ये कहाँ पे होती है, शो मंडल में होती है। अगर शो मंडल की बात करें तो ये इसकी ऊंचाई जो है 8 से 18 किलोमीटर होती है। तो पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है शो मंडल की। दूसरा मंडल आता है समता मंडल। समता मंडल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। तो समता मंडल की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर होती है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। ये दोनों ही बातें आपको परीक्षाओं में पूछी जाएगी, इसलिए आप इन बातों को बेहतर से बेहतरीन तरीके से याद रखें। समता मंडल में जो है वो ओजोन परत, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है। तो ओजोन परत समता मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत क्या करती है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट जो रेंजेज होती है, परावैंगनी जो किरणें होती है उनसे हमें बचाती है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है ओजोन परत। और ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको किस में मापा जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान वायुमंडल के किस परत में उड़ाया जाता है। तो वायुयान जो है वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान चीन और मंगोलिया में स्थित है। तो अगर बात की जाए चीन और मंगोलिया में जो है वो आपका है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, दोनों देशों में आता है। चीन में भी आता है, मंगोलिया में भी आता है। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर चीन और मंगोलिया में आता है आपका गोबी मरुस्थल, आप ये बताइए कि इसके अलावा भारत और पाकिस्तान में कौन सा आता है। तो भारत और पाकिस्तान में आता है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में आता है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अच्छा, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे। तो पेंटागोनिया मरुस्थल ये जो आपका पेंटागोनिया जो है वो कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। कालाहारी,
कालाहारी कहाँ पर है? कालाहारी जो है आपके अफ्रीका में है। कहाँ पर है कालाहारी? अफ्रीका में है। तो ये सारे मरुस्थल आपको याद रखना है, परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन की हमने सबकी बात कर ली है। और सहारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये भी अफ्रीका में पड़ता है और इसकी सीमा 11 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर बात की जाए कांगड़ा जिले की, तो कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो धर्मशाला में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि कांगड़ा का मुख्यालय कांगड़ा में नहीं है, कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है? धर्मशाला में। अच्छा, ये बात आपको पता चल गई कि कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला में। अब हिमाचल के कुछ ऐसे ज़िले जिनका मुख्यालय उनकी जिलों के नाम से नहीं है, जैसे कि आपका आपका कौन सा ले लो, किन्नौर। किन्नौर किन्नौर का कहाँ पर है? रिकांगपिओ। तो किन्नौर का है रिकांगपिओ में। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप लाहौल स्पीति का बताइए। लाहौल स्पीति का है आपकी केलोंग में। और अगर बात की जाए सिरमौर की, तो सिरमौर का कहाँ पर है? तो सिरमौर की बात करें तो सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नाहन में है। जो सिरमौर के लोग होंगे उनको तो आसान होगा, लेकिन जो सिरमौर की से बाहर के लोग होंगे उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे कि केलोंग लाहौल स्पीति का है, हमको थोड़ा पता नहीं चलता है। अच्छा, ये तो जैसे कि इसके अलावा अन्य ज़िले हैं, जैसे सोलन का सोलन में है, ऊना का ऊना में है, आपका शिमला का शिमला में है, आपका हमीरपुर का हमीरपुर में है। तो ये उनके ज़िलों के नाम से है। लेकिन एक और पूछा जाता है पांगी। पांगी का कहाँ पर है? तो पांगी का है किलाड़। तो याद रखना है पांगी का किलाड़ में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन भाई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन क्वेश्चन को परीक्षाओं के लिए बेहतर से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो पांगी का हेडक्वार्टर किलाड़ में है, ये बात आप ज़रूर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अब 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का लैंगिक अनुपात क्या था? तो लैंगिक अनुपात बोले तो सेक्स रेशो जो थी वो कितनी थी? 9:7। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सेक्स रेशो हिमाचल की तो 9:7 थी। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा जिला था हिमाचल का जिसका सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा था? तो वो था हमीरपुर। हमीरपुर का जो सेक्स रेशो था वो 1096 था, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए हमीरपुर का 1096 था, लेकिन आप ये बताइए कि सबसे कम सेक्स रेशो किसका था? तो सबसे कम सेक्स रेशो था 818 किसका? आपके किन्नौर ज़िले का। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, परीक्षाओं में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आप ये बताइए, हमीरपुर का जो है वो आपको पता चल गया सबसे ज़्यादा 1096 था। आप जनसंख्या घनत्व बहुत बार पूछा जाता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 123 था। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो गलती नहीं करेंगे। अच्छा, अगर बात करें साक्षरता दर, साक्षरता दर सर कितना था? लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट 82.80% सबसे ज़्यादा आपका कहाँ का था? आपका चंबा जिले का था, आपका हिमाचल का था। और सबसे कम जो साक्षरता दर है हमीरपुर का सबसे ज़्यादा था, हमीरपुर का था साक्षरता दर 89.01%। लेकिन पूरे हिमाचल का कितना था? 82.80%। और हिमाचल के किस जिले का सबसे ज़्यादा? तो हमीरपुर का। हमीरपुर में जो है वो 89.01%। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा हूँ। हमीरपुर का था 89% लिटरेसी रेट, अगर पूछा गया है एक बार। और सबसे कम जो पढ़े लिखे लोग थे वो कहाँ पे थे? तो सबसे कम 73% लोग जो है वो ऊना चंबा में जो है वो पढ़े लिखे लोग थे। तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो चंबा का था, 73% था मात्र और मात्र, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो हमीरपुर का ही सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है, हमीरपुर का ही साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, और हमीरपुर का ही लिंग अनुपात जो अगर कहूँ तो वो भी सबसे ज़्यादा है। तो और जनसंख्या घनत्व भी हमीरपुर का ही सबसे ज़्यादा है। अच्छा, कितना जनसंख्या घनत्व? तो हमीरपुर पे 1 किलोमीटर के पीछे 406 लोग रहते हैं, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक मंडल नहीं है? तो प्रशासनिक मंडल कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है।
तो प्रशासनिक मंडल देखिए, कांगड़ा एक प्रशासनिक मंडल है, मंडी प्रशासनिक मंडल है, शिमला प्रशासनिक मंडल है, लेकिन हमीरपुर जो है वो प्रशासनिक मंडल नहीं है। देखिए हमीरपुर जो है वो कोई भी प्रशासनिक मंडल नहीं है। हिमाचल का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक मंडल है वो मंडी है। मंडी के अधीन आपका बिलासपुर आता है, मंडी के अधीन आपका हमीरपुर आता है, मंडी के अधीन आपका कुल्लू आता है, मंडी के अधीन आपका लाहौल स्पीति आता है और मंडी के अधीन आपका खुद मंडी आता है। तो मंडी जो प्रशासनिक मंडल में है वो मंडी भी आता है, लाहौल स्पीति आता है, बिलासपुर आता है, हमीरपुर आता है और कांगड़ा आता है। तो 1 2 3 4 और 5, खुद पाँचवा मंडी है। तो 5 जिले यहाँ पर जो है वो आते हैं मंडी प्रशासनिक मंडल के अधीन। अच्छा, कांगड़ा प्रशासनिक मंडल के अधीन कौन कौन आता है? तो कांगड़ा के अधीन आपका चंबा आता है, खुद कांगड़ा आता है और ऊना आता है। 3 ही जिले आते हैं आपके कांगड़ा प्रशासनिक मंडल के अधीन। फिर आगे आपका तीसरा शिमला। शिमला के अधीन आपका खुद एक किन्नौर आता है, खुद शिमला आता है, सिरमौर आता है और सोलन आता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि किन्नौर किस प्रशासनिक मंडल के अंदर अधीन जो है किन्नौर जिला आता है? तो बोलेंगे शिमला। अगर आपसे सिरमौर पूछेगा तो सिरमौर भी शिमला के अधीन आता है, सोलन भी शिमला के अधीन आता है और खुद शिमला भी शिमला के अधीन ही आता है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल आपका मंडी है, ये भी आपको याद रखना। और हिमाचल प्रदेश में कुल प्रशासनिक मंडल 3 है। आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि द्योली फिश फार्म हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? ये क्वेश्चन बिलासपुर में है। ये आपको याद रखना है। ये जो है वो किस खड्ड के किनारे है? तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये अलीखड्ड के किनारे है। और अलीखड्ड किसकी सहायक है? तो अलीखड्ड जो है वो आपके सतलुज की सहायक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा, पहले जो है एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र माना जाता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। और जिसने ये वीडियो पूरी देखी है तो उसको मैं देने वाला हूँ फ्री हैंड रिटन नोट्स। वो मेरे को कमेंट करे YA+JBT। अगर ये कमेंट आप मेरे को देते हो तो मैं आपको दूंगा फ्री हैंड रिटन नोट्स। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 7876145409। लेकिन वो नोट्स रहेंगे JBT के। आप ये ना सोचना कि कहीं HP टेट के आप स्टूडेंट हो और आप कहीं नोट्स ले रहे हो, क्योंकि YA+JBT आपका ये है कोड है। जो ये कोड देगा उसको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।